नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। रही है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुरु नानक देव के संदेशों ने देश की राष्ट्रीय एकता में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु पर्व समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से प्रेरित पूरा देश। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर याद कर रहा है देश। सदैव अटल समाधि पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी श्रद्धा सुमन अर्पित। विधानमंडलों में बढ़ते गतिरोध पर उपराष्ट्रपति ने जताई चिंता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन। निर्णय निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 436 मामले, कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले और टीकाकरण की धीमी रफ्तार वाले 10 राज्यों में केंद्रीय टीम की तैनाती। नए वेरिएंट के मद्देनजर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और सामूहिक आयोजनों पर रोक। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। रोशनी से जगमगाए गिरिजाघर। आतिशबाजी के साथ क्रिसमस समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले संसद टीवी की ओर से सभी को क्रिसमस की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब के गुरु पर्व समारोह में शामिल हुए। स्वाधीनता संग्राम में सिखों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग इसका जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं का योगदान केवल समाज और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने देश के प्रति अपनी सोच को प्रदर्शित किया और राष्ट्रीय एकता में अपना विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की परंपरा और गुरु नानक देव जी के संदेशों ने भारत की राष्ट्रीय एकता में एक अहम भूमिका निभाई है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से प्रेरित हो रहा है और ये नए भारत के निर्माण के उद्देश्य को पूरा करेगा। पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल समाधि स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि दी। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की चित्र पर पुष्प अर्पित किए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक आवास बटेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोगों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन को अच्छे विधानमंडलों की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर चेन्नई में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने विधानमंडलों में बढ़ते अवरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों जैसे कि प्रश्नकाल, कम अवधि की चर्चाएं, विधेयकों पर बहसों का उपयोग करके निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार से नीतियों के कार्यान्वयन, विभिन्न कल्याण और विकास परियोजनाओं के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। But the functioning of our legislature is falling below the expectation and is a matter of concern. In the 75th year of our independence, we find our nation lagging behind some of the countries in the region who were behind us in the middle of the last century. To make up for this missed time and opportunities, our legislatures need to function differently. The function of ensuring accountability of the executive to the people by the elected representatives has a lot to do with ensuring good governance. Rules of procedure of the legislature offer a variety of instruments to effectively discharge this important oversight function. उपराष्ट्रपति ने हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान व्यवधानों के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित होने पर गंभीर चिंता जताई। Rajya Sabha has lost about 61% of the total question hour time due to disruptions during the just concluded winter session. People of the country are distressed, dismayed, and I also feel sometimes what is happening in the legislature. This is a serious abdication of the important oversight function of the House. The point that I'd like to stress on is that good governance needs good legislatures. लोगों की सुशासन से अपेक्षा है कि जो विकास का मॉडल हो वो सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो। दिल्ली में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 7 साल में देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ सभी के लिए सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ पारदर्शी सरकार है। गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि नीतियों के कार्यान्वयन और प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से ही सुशासन मिल सकता है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों की स्वराज को सुराज में बदलने की अपेक्षा को जमीन पर उतारने का काम किया है। सर्वस्पर्शी हो, सर्वसमावेशक हो। देश का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें विकास का स्पर्श न होता हो और समाज का कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसका विकास के मॉडल में समावेश न होता हो। विकास के मॉडल के लिए लोगों की हमसे अपेक्षा है, सुशासन के मंत्र से अपेक्षा है एक सर्वस्पर्शीय सर्व समावेशी विकास की। सुशासन के मॉडल से लोगों की अपेक्षा है संपूर्ण भ्रष्टाचार से उन्मूलन युक्त, संपूर्ण भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शी शासन की। केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक जारी किया है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए साल 2021 का सुशासन सूचकांक जारी किया गया। इसे जारी करने का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराना है। सुशासन सूचकांक यानी कि जीजीआई की समग्र रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र है,
गोवा को स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 2019 से 2021 की अवधि में जीजीआई संकेतकों में 8.9% सुधार दर्ज किया है। इसी अवधि में जम्मू कश्मीर ने 3.7% का सुधार दर्ज किया। केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है। सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं सुशासन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। सुशासन सूचकांक शासन के स्तर को तय करता है और इसे बेहतर बनाने के संदर्भ में उपलब्ध कराता है। देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाब पुलिस ने लुधियाना ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा किया है। पंजाब के लुधियाना जिला अदालत परिसर में विस्फोट में मारे गए व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। गगनदीप सिंह की पहचान उसके मोबाइल से मिले सिम कार्ड के जरिए की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी गगनदीप सिंह कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को विस्फोट से उड़ाना चाहता था। उसकी योजना थी कि रिकॉर्ड रूम में ब्लास्ट के बाद सारे दस्तावेज नष्ट हो जाएंगे। आरोपी गगनदीप सिंह राज्य पुलिस का एक बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। उसे ड्रग्स तस्करी के मामले में 2019 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। गिरफ्तार होने के बाद गगनदीप ने 2 साल जेल में भी काटे। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि आरोपी गगनदीप सिंह के खालिस्तानी और आतंकी संगठनों से संबंध थे और इस घटना के पीछे पाकिस्तान स्थित कुछ समूह हो सकते हैं। अदालत परिसर में विस्फोट की घटना गुरुवार को हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 6 अन्य घायल हुए थे। Within 24 hours, we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. It is expected that most probably jail ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, he transitioned from just narcotics to mafia to drugs. Now this is a very dangerous combination ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ. This is going to be a very major challenge for us. But however, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, we have tracked out for reasons of the expediency कि साड़ी इन्वेस्टिगेशन कहाँ निकले, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दस सकता। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यों की खबरों पर। Youths play a crucial role in nation building. असम में ही अकेला 35 ITIs है, जिसमें काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे युवा को स्किल एजुकेटेड बनाने में। एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर जॉब्स के लिए हो, एक पॉइंट तक यहाँ पे चीज़ें रहती है, फिर उसके बाद निकलना पड़ता ही है। We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी का स्वागत अनोखे अंदाज में। तमिलनाडु का खास उत्सव। गोवा में क्रिसमस के रंग। साहित्य, कला और संगीत की और भी कई बातें देखिए वाइब्रेंट भारत में।
रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के पंजाबी बाग में भारत दर्शन पार्क का शुभारंभ किया। दक्षिणी निगम ने वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर इसे विकसित किया है। यह भारत का पहला ऐसा पार्क है जिसमें स्क्रैप और वेस्ट से भारत के विभिन्न राज्यों की 22 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों और कलाकृतियों की अनुकृतियों को सुंदर रूप में प्रदर्शित किया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है। साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को मोबाइल और टैबलेट देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऋषिकेश में आयोजित रैबार कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के 1 करोड़ छात्र छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के पहले चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर आज 1 लाख छात्र छात्राओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट प्रदान किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 430 दर्ज किया गया और इसी के साथ हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता गंभीर और बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपिया जिलों में 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। इन आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी पिछले 1 साल से सक्रिय था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर सफाई कर्मियों से बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में 3रे नंबर पर आया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को 10-10 हजार रुपए का सम्मान निधि पुरस्कार दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में वकीलों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में सरकार बनने पर वकीलों के चैम्बर बनवाने, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस स्टाइपेंड देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि वो यहां हाईकोर्ट की बेंच भी बनवाएंगे। पंजाब के 22 किसान संगठनों ने एक राजनीतिक मोर्चा बनाया है और घोषणा की है कि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये 22 किसान संगठन पंजाब के उन 32 किसान संगठनों में से हैं जिन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस और टीकाकरण की धीमी गति वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये दल केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब भेजे गए हैं। ये दल 10 राज्यों में 3 से 5 दिन तक रहेंगे और कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करेंगे। ये दल विशेष रूप से संक्रमित लोगों का पता लगाने, निगरानी और कंटेनमेंट क्षेत्र के बारे में ध्यान देंगे। इसके अलावा कोविड जांच के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पर्याप्त नमूनों को भेजने पर भी जोर देंगे। ये दल कोविड दिशा निर्देशों को लागू करवाने, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, चिकित्सा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में बातचीत करेंगे। टीम कोविड टीकाकरण की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय दल स्थिति का आकलन कर निराकरण के उपाय सुझाएंगे। और इसी बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
देश में अब तक 17 राज्यों में 436 ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों का पता चला है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108, दिल्ली में 79 और राजस्थान गुजरात में 43 मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 115 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने नए दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इंडोर विवाह समारोह में 100 और आउटडोर विवाह समारोह में 250 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं है। राज्य में रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल केवल 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राज्य में 8 शहरों में रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। ओडिशा में ओमिक्रॉन का प्रसार रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध आज के अलावा 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। इस दौरान राज्य में रात में कोई आयोजन नहीं होगा। होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंट, पार्कों और सम्मेलन कक्ष में नए वर्ष के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। शादी और अन्य आयोजनों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश दिया गया है। असम में कल रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। ये कर्फ्यू 31 दिसंबर 2021 को लागू नहीं होगा। और इधर दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है, जो साल के अंतिम दिन तक बनी रहेगी। दिल्ली में गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोहरे के साथ आसमान में प्रदूषण की जो धुंध है वो छाई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध के कारण कम विजिबिलिटी है। हालांकि अब तक फ्लाइट्स पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कोहरा और आसमान में बादल के छाए रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस काम में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा की मदद की है। आज शाम इसे फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू लॉन्च स्टेशन से एरियन 5 ECA रॉकेट से लॉन्च किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा। अंतरिक्ष में तैनात होने वाली यह आंखें ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाश गंगाओं, एस्टेरॉइड्स, ब्लैक होल्स, ग्रहों, एलियंस ग्रहों, सौर मंडलों आदि की खोज करेगी। कोरोना पाबंदियों के बीच दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना पाबंदियों के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर में गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चर्चों को सजाया जाता है और ये विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। क्रिसमस डे पर लोग अपने घर और दफ्तरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। इस दिन एक दूसरे को उपहार दिए जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती हैं। वहीं क्रिसमस पर अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर सांता क्लॉज की एक विशाल रेत की कलाकृति बनाई। इस कलाकृति को बनाने के लिए सुदर्शन पटनायक ने लगभग 5400 गुलाबों का इस्तेमाल किया है। क्रिसमस के मौके पर वेटिकन सिटी में हर साल की तरह जीसस के जन्म का उत्सव मनाया गया। पोप फ्रांसिस ने कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने के बावजूद सेंट पीटर्स बासिलिका में अनुमानित रूप से 2000 लोगों के सामने क्रिसमस मनाया। इसी के साथ ईसा मसीह के जन्म का जश्न शुरू हो गया। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना, गीत और दूसरे सभी परंपराओं का पालन किया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त होने की कामना के साथ विशेष प्रार्थनाएं की। पोप फ्रांसिस ने अमीर देशों से विकासशील देशों को टीके की खुराक मुहैया कराने का आह्वान किया।
और इसी के साथ खबरों में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्रिसमस की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।